नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो तेल और गैस जैसे उद्योगों के लिए आप कह सकते हैं लाइफलाइन है, पर अक्सर इस पर उतना ध्यान नहीं जाता। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं फ्लैंज कनेक्शन को सुरक्षित बनाने की, मतलब लीक प्रूफ कैसे रखा जाए। सही, सुनने में शायद ये आसान लगे पर है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें काफी इंजीनियरिंग और बारीकी शामिल है। हमारे पास इस पर काफी तकनीकी जानकारी है, रिसर्च पेपर्स हैं और सऊदी अरामको, सैबिक, एएसएमई जैसे जो बड़े नाम हैं उनके स्टैंडर्ड्स भी हैं। अच्छा। हाँ, इनमें ये जो बोल्ट टॉकिंग है, टेंशनिंग है, इसके तरीके, कौन से उपकरण इस्तेमाल होते हैं और ये इतना अहम क्यों है, इस पर काफी डिटेल में बताया गया है। तो हमारा मकसद साफ है, ये जो सारी तकनीकी जानकारी है इसमें से सबसे काम की बात ही निकालना, समझना कि बोल्ट को ठीक से कसना क्यों इतना जरूरी है, क्या तरीके हैं इसके और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। हाँ, मतलब मोटे तौर पर ये जानना कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया इंडस्ट्री की सुरक्षा और भरोसेमंदी को पक्का करती है। और इसकी अहमियत को अगर कम आंका तो बहुत खतरनाक हो सकता है। सोचिए जरा, एक बोल्ट ढीला रह गया या फ्लैंज ठीक से नहीं कसी, ये छोटी सी बात नहीं है। ये किसी बड़े औद्योगिक हादसे की वजह बन सकती है। इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं, जैसे 1974 में फ्लिक्सबरो में जो हुआ, वो कुछ इसी तरह की लापरवाही का नतीजा था। तो बोल्ट को सही से कसना ये सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है, ये सुरक्षा से जुड़ा है और पैसों से भी। एक गंभीर मामला है ये। बिल्कुल। तो चलिए फिर एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये बोल्ट टॉर्किंग या टेंशनिंग आखिर है क्या? ये सुनने में तो लगता है बस नट कस दिया। हाँ, लगता तो है, पर कसने से कहीं ज्यादा है ये। देखिए, बोल्ट टॉकिंग का मतलब है नट पर एक कंट्रोल्ड तरीके से पहले से तय किया हुआ घूमने वाला फोर्स लगाना, टॉर्क जिसे कहते हैं। अच्छा, कंट्रोल्ड फोर्स। हाँ, ताकि बोल्ट के अंदर जरूरी खिंचाव पैदा हो, उसे प्री लोड कहते हैं। और दूसरी तरफ है टेंशनिंग। इसमें नट नहीं घुमाते। नहीं, फिर क्या करते हैं? इसमें एक खास टूल से सीधे बोल्ट को ही खींचते हैं। अच्छा। उसमें टेंशन पैदा करते हैं। हाँ। और फिर नट को हाथ से उसके ऊपर सेट कर देते हैं। अच्छा। तो एक में घुमाना है, दूसरे में खींचना है। पर मकसद क्या है इन दोनों का? सिर्फ पार्ट्स को जोड़े रखना। जोड़े रखना तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा मेन मकसद है एक ऐसी सील बनाना जिससे कुछ लीक न हो, चाहे कितना भी प्रेशर हो, कितना भी तापमान। और ये पक्का करना कि जो दबाव है, जो लोड है, वो फ्लैंज की पूरी सतह पर बराबर बटे, एक जैसा, ताकि गैस्केट ठीक से दब जाए। बिल्कुल, ताकि गैस्केट ठीक से बैठे, अपना काम करे और जोड़ एकदम स्थिर रहे। मैंने आपके दिए स्रोतों में पढ़ा कि इसमें फ्रिक्शन यानी घर्षण का बहुत बड़ा रोल है, बल्कि एक चौंकाने वाली बात भी पता चली। हाँ, और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। आपको शायद ये सुनकर हैरानी हो कि जब आप बोल्ट कसते हैं ना, तो आपकी ज्यादातर मेहनत बेकार चली जाती है। क्या बात कर रही हैं? बेकार? हाँ, जब आप टॉर्क लगाते हैं तो उसका करीब 60 से 90% हिस्सा सिर्फ घर्षण से लड़ने में खर्च हो जाता है। 60 से 90%? अरे बाप रे। हाँ, बोल्ट के जो थ्रेड्स होते हैं उनके बीच का घर्षण और नट के नीचे जो सतह है वहां का घर्षण, इन सबको ओवरकम करने में ही ज्यादातर ताकत लग जाती है। तो मतलब बोल्ट को खींचने में जो असल काम है उसमें तो सिर्फ 10 से 40% टॉर्क ही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। और इसी वजह से टॉर्क वाला तरीका थोड़ा कम भरोसेमंद हो सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि घर्षण कई चीजों पर निर्भर करता है। सतह साफ है या नहीं, लुब्रिकेंट लगा है या नहीं, कौन सा लगा है, थ्रेड्स की कंडीशन कैसी है। इनमें जरा सा भी फर्क आया तो बोल्ट में जो टेंशन पैदा होगी वो बहुत अलग हो सकती है। तो अगर टॉर्क कम लगा या ज्यादा लग गया, या मान लीजिए हर बोल्ट पर अलग अलग टॉर्क लगा, तो क्या गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़ नहीं, तबाही हो सकती है। कम टॉर्क का मतलब जोड़ ढीला रह गया, लीक होगा। हाँ, खतरनाक गैस या लिक्विड लीक हो सकते हैं। और अगर टॉर्क ज्यादा हो गया तो बोल्ट अपनी क्षमता से ज्यादा खिंच जाएगा, वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है या टूट भी सकता है। गैस्केट जरूरत से ज्यादा दबकर फट सकती है, या फ्लैंज ही टेढ़ी हो सकती है, मुड़ सकती है। और अगर लोड एक जैसा नहीं है तो गैस्केट कहीं कम दबेगी, कहीं ज्यादा। ये लीक होने का पक्का रास्ता है। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। सुरक्षा के लिहाज से तो इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं।
आपने फ्लिक्स ब्रो का उदाहरण दिया था, क्या और भी ऐसे हादसे हुए? हाँ, दुर्भाग्य से हुए हैं। 2005 में टेक्सास सिटी रिफाइनरी में जो हादसा हुआ वो भी कुछ हद तक बोल्टिंग की प्रक्रियाओं से जुड़ा था। रिस्क बहुत है इसमें, ज्वलनशील चीजें लीक हो सकती हैं, आग लग सकती है, धमाका हो सकता है, प्रेशर जेट निकल सकता है जिससे गंभीर चोट लग सकती है, और पर्यावरण को जो नुकसान होता है वो तो है ही। ये सब जान और माल दोनों के लिए सीधा खतरा है। और पैसों का नुकसान, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो भी बहुत ज्यादा होता होगा। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। अगर लीक हुआ तो प्रोडक्ट का सीधा नुकसान, उपकरण खराब हो सकते हैं, इमरजेंसी में मरम्मत करानी पड़े तो उसकी लागत आसमान छू सकती है। कितनी कुछ अंदाजा है? स्रोतों की माने तो एक दिन का खर्चा $1 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। $1 लाख रोज का? हाँ। फिर पर्यावरण की सफाई का खर्चा अलग, प्रोडक्शन रुकेगा उसका घाटा अलग, जुर्माने लग सकते हैं, कंपनी की इमेज खराब होती है वो सब अलग। ये सब मिलकर बहुत भारी पड़ता है। इसके उलट अगर सब कुछ ठीक से किया जाए, सही तरीके से, तो फायदे क्या हैं? फायदे बिल्कुल साफ हैं। अगर आपने ठीक से बोल्टिंग की है तो जो सील बनेगी वो सालों साल चलेगी, 5 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा। अच्छा, मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ेगी, यानी डाउन टाइम कम होगा, ऑपरेशन का खर्चा घटेगा, और सबसे बड़ी बात, प्लांट सुरक्षित रहेगा, भरोसेमंद रहेगा। शायद इसीलिए इन कामों के लिए इतने कड़े नियम, कानून, स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। हमारे स्रोतों में ASME PCC 1, API 660 और फिर सऊदी अरामको का SAS-L-014, सैबिक का ESM-15, इनका जिक्र बार बार आया। बिल्कुल सही। ये स्टैंडर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ASME PCC 1 है, उसका अपेंडिक्स A खास तौर पर ये बताता है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं वो क्वालिफाइड और ट्रेन होने चाहिए। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हाँ, फिर API के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे API 660 हीट एक्सचेंजर के लिए, वो प्रोडक्ट के हिसाब से ज़रूरतें बताते हैं। और अरामको या सैबिक जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड्स तो और भी ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो प्रक्रिया, उपकरण, क्वालिटी कंट्रोल, सुरक्षा, हर पहलू को कवर करते हैं। इनका मकसद यही है कि काम हर बार सही तरीके से हो और क्वालिटी एक जैसी रहे। चलिए, अब इन दो तरीकों पर वापस आते हैं, टॉर्क विधि और टेंशन विधि। इनके बीच का जो फर्क है उसे थोड़ा और समझते हैं। आपने सटीकता की बात की थी, कितना फर्क आ जाता है सटीकता में? जमीन आसमान का फर्क है। जैसा हमने कहा, टॉर्क विधि में घर्षण का बहुत बड़ा रोल है और घर्षण बदलता रहता है। हाँ। इस वजह से आप जितना टॉर्क लगा रहे हैं उससे बोल्ट में कितना टेंशन आएगा, इसमें ±25% या उससे भी ज्यादा का अंतर आ सकता है। ±25%? हाँ, मतलब आप सोच रहे हैं कि 100 यूनिट टेंशन मिले, पर असल में आपको 75 भी मिल सकता है और 125 भी। ये तो लगभग अंदाजे का खेल हो गया। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और टेंशन विधि में? टेंशन विधि में क्योंकि हम सीधे बोल्ट को खींच रहे हैं, घर्षण का असर लगभग खत्म हो जाता है। अच्छा। तो सटीकता बहुत बढ़ जाती है। आमतौर पर इसमें बोल्ट लोड में सिर्फ ±5% का ही फर्क आता है। सिर्फ 5%? हाँ, तो ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद तरीका है, खासकर उन जगहों पर जहां लोड कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्रिटिकल है। तो फिर सवाल उठता है कि हमेशा टेंशन विधि ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते? जाहिर है कोई वजह होगी। स्रोतों में जुबैर अहमद के कुछ सुझाव भी थे कि कब कौन सा तरीका बेहतर है। हाँ, जुबैर अहमद के सुझाव काफी प्रैक्टिकल हैं और इंडस्ट्री में माने भी जाते हैं। टेंशनिंग की सलाह कुछ खास स्थितियों में दी जाती है, जैसे कि जब बोल्ट का साइज बड़ा हो, मान लीजिए 1.5 इंच व्यास से ज्यादा। बड़े बोल्ट पर वैसे भी टॉर्क लगाना मुश्किल होता है। हाँ, सही बात है। या फिर जब सर्विस बहुत क्रिटिकल हो, जैसे कोई रिएक्टर है या बहुत हाई प्रेशर की पाइपलाइन, या जब एक ही फ्लैंज पर बोल्ट बहुत ज्यादा हो, मान लीजिए 50 या उससे भी ज्यादा, जैसे बड़े हीट एक्सचेंजर होते हैं। टेंशनिंग से क्या होता है कि आप एक साथ कई बोल्ट कस सकते हैं, तो सब पर लोड बराबर डालना आसान हो जाता है। अच्छा, एक साथ कई बोल्ट। हाँ, मल्टी स्टार टेंशनर से। फिर हाई प्रेशर वाली फ्लैंज के लिए जैसे ASME क्लास 900 या उससे ऊपर, जहां लोड का बराबर बंटना बहुत जरूरी हो, या जहां डिजाइन में ही लिखा हो कि लोड वेरीफाई करना है। ठीक है। और ऐसी जगहों पर जहां बार बार मेंटेनेंस होता हो, क्योंकि इससे ज्यादा भरोसेमंद सील मिलती है जो ज्यादा चलती है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि टेंशनिंग के जो टूल्स होते हैं वो काफी महंगे आते हैं, लागत भी तो देखनी पड़ती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। टेंशनिंग के जो हाइड्रोलिक उपकरण हैं, उनकी शुरुआती लागत टॉर्क रिंच से ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ आपको लॉन्ग टर्म में सोचना होगा। मतलब ये
कि ज्यादा सटीकता का फायदा क्या है। लीकेज कम होंगे, गैस्केट ज्यादा चलेगी, मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ेगी। इससे डाउन टाइम कम होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा और सेफ्टी बेहतर होगी। तो लंबे समय में देखें तो ये लागत वसूल हो जाती है। और ये तरीका प्लान शटडाउन के लिए बहुत अच्छा है, जहां आपके पास इसे सेटअप करने के लिए टाइम होता है। क्या कोई बीच का रास्ता भी है जो लागत और सटीकता दोनों में थोड़ा बैलेंस बना दे? हाँ बिल्कुल, कुछ हाइब्रिड तरीके भी अपनाए जाते हैं। एक है टेंशन कंट्रोल्ड टॉकिंग। वो क्या होता है? इसमें टॉक रिंच ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ साथ अल्ट्रासोनिक डिवाइस जैसे किसी टूल से बोल्ट में कितना टेंशन आ रहा है उसे सीधे नापते रहते हैं। अच्छा, मतलब टॉर्क भी लगा रहे हैं और टेंशन भी नाप रहे हैं? हाँ, दूसरा तरीका है सिलेक्टिव टेंशनिंग। इसमें क्या करते हैं कि एक फ्लैंज के कुछ सबसे जरूरी बोल्ट, मान लीजिए 4 या 8, उनको टेंशन विधि से कसते हैं ताकि गैस्केट ठीक से बैठ जाए, और बाकी बोल्ट को फिर टॉग विधि से कस देते हैं। अच्छा, ये भी एक तरीका है। हाँ, ये तरीके लागत और परफॉर्मेंस के बीच एक अच्छा समझौता हो सकते हैं। समझ गया। तो हमने तरीके समझ लिए, अब बात करते हैं औजारों और सामग्री की। कौन से मुख्य उपकरण इस्तेमाल होते हैं इन कामों में? ज्यादातर हाइड्रोलिक उपकरण इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा ताकत भी देते हैं और कंट्रोल भी। टॉक लगाने के लिए होते हैं हाइड्रोलिक टॉक रिंच, ये स्क्वायर ड्राइव वाले भी आते हैं और लो प्रोफाइल भी, जो तंग जगहों में फिट हो जाते हैं। और टेंशनिंग के लिए होते हैं हाइड्रोलिक बोल्ट टेंशनर। ये एक बार में एक बोल्ट खींचने वाले सिंगल स्टड भी होते हैं और एक साथ कई बोल्ट खींचने वाले मल्टी स्टड भी। और इन सबको चलाने के लिए? इन सब को चलाने के लिए एक हाइड्रोलिक पंप या पावर पैक चाहिए होता है। वो हवा से, प्नूमेटिक या बिजली से चल सकता है। ठीक है। और लुब्रिकेशन, स्नेहन, शोटों में इस पर बहुत जोर दिया गया है। ये सिर्फ इसलिए है कि मतलब बहुत गहरा है। लुब्रिकेशन सिर्फ आसानी के लिए नहीं है, इसका मुख्य काम है घर्षण को कम करना, और उससे भी जरूरी, उसे स्थिर और अनुमानित बनाना। स्थिर और अनुमानित मतलब? प्रिडिक्टेबल। हाँ, जब घर्षण कम होगा और एक जैसा रहेगा, तभी आप जो टॉर्क लगा रहे हैं उससे बोल्ट में सही और प्रिडिक्टेबल टेंशन पैदा होगी। इसके अलावा ये थ्रेड्स को जंग लगने से बचाता है और आपस में चिपकने, सीज होने से भी बचाता है। तो भविष्य में कभी बोल्ट खोलना पड़े तो आसानी रहती है। और इसी से जुड़ा है वो के फैक्टर जिसका जिक्र बार बार आया, ये क्या है? हाँ, के फैक्टर या नट फैक्टर कह लीजिए। ये असल में उस पूरे सिस्टम में जो घर्षण मौजूद है उसका एक नंबर में माप है, एक कोएफिशिएंट है। अच्छा। ये बताता है कि किसी दिए गए बोल्ट डायमीटर d और जितना बोल्ट प्रीलोड f आप चाहते हैं उसके लिए कितना टॉर्क t लगाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है T = KdF। अगर थ्रेड सूखे हैं बिना लुब्रिकेशन के तो के फैक्टर 0.30 से 0.40 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, और ये बहुत बदलता रहता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। अच्छा। लेकिन अगर मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड जैसा कोई अच्छा लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें, जिसे मॉली लूब भी कहते हैं, तो के फैक्टर 0.12 से 0.18 के बीच आ जाता है। मतलब काफी कम और ज्यादा स्थिर। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि सही लुब्रिकेशन इस्तेमाल करने से टॉर्क से मिलने वाले लोड में जो अनिश्चितता है वो 50% तक कम हो सकती है। 50% तक? हाँ, इसीलिए कौन सा लुब्रिकेंट इस्तेमाल किया गया इसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है। मैंने स्रोतों में ये भी देखा कि सिर्फ लुब्रिकेंट का टाइप ही नहीं बल्कि उसे कितना लगाया, कहाँ लगाया, थ्रेड्स पर, नट के नीचे, ये भी के फैक्टर को बदल सकता है। मतलब काफी बारीकियां हैं इसमें। बिल्कुल, ये अपने आप में एक विज्ञान है। अच्छा, अब बोल्ट की सामग्री पर आते हैं। स्रोतों में ASTM A193, B7, B7M, B8 जैसे ग्रेड्स का जिक्र था। इनका क्या मतलब है? ये बोल्ट मटेरियल के स्टैंडर्ड ग्रेड हैं। ये बताते हैं कि बोल्ट किस मेटल का बना है और उसकी क्या खासियतें हैं। ASTM A193 B7 ये क्रोमियम मोलिब्डेनम अलॉय स्टील है। तेल गैस इंडस्ट्री में नॉर्मल तापमान और प्रेशर के लिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। काफी मजबूत और भरोसेमंद है। ASTM A193 B7M ये B7 जैसा ही है, पर इसे खास तौर पे खट्टी सेवा यानी साउ सर्विस के लिए ट्रीट किया जाता है। खट्टी सेवा मतलब जहां कच्चे तेल या गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जैसी खतरनाक गैसें हों, ये नॉर्मल स्टील में दरारें पैदा कर सकती हैं। तो B7M की हार्डनेस को कंट्रोल में रखा जाता है HRC 22 से कम, ताकि ये खतरा ना रहे। ASTM A193 B8, B8M ये स्टेनलेस स्टील ग्रेड हैं। B8 मतलब 304 SS, B8M मतलब 316 SS।
ये वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ जंग लगने का ज़्यादा खतरा हो या फिर बहुत ठंडी क्रायोजेनिक सर्विस हो। तो सही ग्रेड चुनना तापमान, प्रेशर और केमिकल माहौल पे निर्भर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और गैस्केट, हाँ, जिसके बिना तो सील बनेगी ही नहीं। सबसे आम कौन सी होती हैं? तेल और गैस में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होती है वो है स्पाइरल वाउंड गैस्केट। इसमें क्या होता है, मेटल की पतली पट्टी होती है, अक्सर स्टेनलेस स्टील की, और एक नरम भरने वाली चीज होती है जैसे ग्रेफाइट या पीटीएफई। इनकी परतें एक दूसरे पर लिपटी होती हैं। अच्छा। इसमें आमतौर पर एक बाहरी रिंग होती है जो इसे फ्लैंज के बीच सही जगह पर रखती है। कभी-कभी अंदरूनी रिंग भी होती है जो इसे प्रेशर से बचाती है। और ज़्यादा प्रेशर के लिए? बहुत ज्यादा प्रेशर वाली सर्विस के लिए फिर रिंग टाइप जॉइंट या आरटीजे गैस्केट इस्तेमाल होते हैं। ये ठोस मेटल के रिंग होते हैं, अंडाकार या अष्टकोणीय, ऑक्टोगोनल शेप के। ये फ्लैंज की सतह पर बने खास खांचों, ग्रूव्स में एकदम फिट बैठते हैं। जब बोल्ट कसते हैं तो ये रिंग खांचों में दबकर मेटल टू मेटल सील बनाते हैं। ये बहुत मजबूत और भरोसेमंद सील होती है। तो गैस्केट कौन सी लगेगी, ये भी सर्विस की शर्तों, तापमान, दबाव, कौन सा तरल या गैस है और फ्लैंज के डिजाइन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने प्रक्रिया समझी, तरीके समझे, औजार और सामग्री भी देख ली। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे स्रोतों में एक महत्वपूर्ण नृत्य कहा गया है, कसने का क्रम, टाइटनिंग सीक्वेंस। ये क्रम इतना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा बोल्ट पहले कसें? बहुत फर्क पड़ता है। ये वाकई एक नृत्य जैसा है जहां हर कदम बिल्कुल सही होना चाहिए। होता क्या है कि जब आप एक बोल्ट कसते हैं तो वो फ्लैंज को उस जगह तो दबाता है, पर साथ ही उसके आसपास जो बोल्ट है उन पर जो टेंशन पड़ रही थी उसे थोड़ा कम कर देता है। अच्छा, कम कर देता है। हाँ, और ये कमी 10 से 30% तक हो सकती है। तो अगर आप बिना किसी तय क्रम के या मान लीजिए एक ही तरफ के सारे बोल्ट पहले कस दिए तो फ्लैंज पर लोड बहुत ही असमान, मतलब अनइवन हो जाएगा। और इस असमान लोड के नतीजे क्या होंगे? नतीजे वही होंगे जिनकी हमने पहले बात की थी। गैस्केट कहीं जरूरत से ज्यादा दब जाएगी, कहीं कम, लीक होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। फ्लैंज परमानेंटली मुड़ सकती है, जिसे वार्पिंग कहते हैं। बोल्ट पर भी गलत तरीके से खिंचाव पड़ेगा तो वो झुक सकते हैं या समय से पहले फेल हो सकते हैं। याद है हमने हादसों की बात की थी? गलत क्रम से कसना भी वैसे ही तबाही ला सकता है, भले ही आपने टॉर्क सही लगाया हो। तो फिर सही तरीका क्या है? कौन से पैटर्न इस्तेमाल होते हैं? कई पैटर्न है पर दो मुख्य हैं। स्टार क्रॉस पैटर्न, ये सबसे आम है, खासकर छोटी फ्लैंज के लिए जिनमें मान लीजिए 16 बोल्ट या उससे कम हो। इसमें आप क्या करते हैं कि फ्लैंज के डायमीटर के आर पार बिल्कुल उल्टी दिशा वाले बोल्ट को एक के बाद एक कसते हैं। अच्छा, जैसे आमने सामने वाले हैं। हाँ, जैसे अगर 8 बोल्ट है तो क्रम कुछ ऐसा होगा। पहले बोल्ट नंबर 1, फिर ठीक उसके सामने वाला 5, फिर 3, फिर उसके सामने वाला 7, फिर 2, फिर 6, फिर 4 और आखिरी में 8। इससे लोड धीरे धीरे और बराबर फैलता है। ठीक है, और दूसरा पैटर्न? दूसरा है सर्कुलर प्रोग्रेसिव पैटर्न। ये बड़ी फ्लैंज के लिए ज्यादा अच्छा है, जैसे कोई बड़ा हीट एक्सचेंजर है जिसमें 32 या उससे भी ज्यादा बोल्ट हैं। इसमें आप फ्लैंज के चारों ओर एक गोल चक्कर में आगे बढ़ते हैं, पर कई स्टेप्स में, जिन्हें पास कहते हैं। कई पास में? हाँ। कैसे? हाँ, पहले पास में सारे बोल्ट पर जो टारगेट टॉर्क है उसका सिर्फ 30% लगाते हैं, बस नट को सटाने और हल्का लोड देने के लिए। दूसरे पास में फिर सारे बोल्ट पर टारगेट टॉर्क का 60% लगाते हैं। तीसरे पास में अब सारे बोल्ट पर 100% टारगेट टॉर्क लगाते हैं। और चौथा पास ये ऑप्शनल है। कई बार क्या करते हैं कि 30-60 मिनट्स रुकने के बाद सारे बोल्ट पर एक बार फिर से 100% टॉर्क लगाते हैं। दोबारा? क्यों? बैठ गई हो या बोल्ट थोड़े रिलैक्स हो गए हो, ऐसा 10-15% तक हो सकता है, तो उसकी भरपाई हो जाती है। एक और तरीका है क्वाड्रेंट विधि। उसमें फ्लैंज को 4 हिस्सों में बांटकर हर हिस्से को धीरे धीरे कसते हैं। वाकई ये तो काफी व्यवस्थित और धैर्य वाला काम लगता है। सिर्फ ताकत लगाने का खेल नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें परिशुद्धता चाहिए, स्थिरता चाहिए और सही क्रम का पालन करना बहुत जरूरी है। सही क्रम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही टॉर्क या टेंशन लगाना। ठीक है, तो आज की जो हमारी गहन चर्चा रही, इसे समेटने का समय आ गया है। मुख्य बातें क्या रही, एक बार फिर से बताएंगे?
हाँ, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि बोल्टेड फ्लैंज कनेक्शन को सुरक्षित करना ये कोई साधारण काम नहीं है, जैसे बस नट कस दिया। ये एक पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया है, बहुत सटीक। इसमें सही तरीका चुनना, टॉर्क या टेंशन वो भी सोच समझकर सही और कैलिब्रेटेड औजारों का इस्तेमाल करना, सर्विस की शर्तों के हिसाब से सही मटेरियल चुनना, बोल्ट, नट, गैस्केट, सही ल्यूब्रिकेशन का इस्तेमाल करना और उसका रिकॉर्ड रखना, और सबसे जरूरी एक तयशुदा कसने के क्रम का सख्ती से पालन करना। ये सारे पहलू मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये सब मिलकर ही तेल और गैस जैसे जो हाई रिस्क वाले उद्योग हैं उनमें सुरक्षा, विश्वसनीयता और आर्थिक सफलता को पक्का करते हैं। ये तो बिल्कुल साफ है कि इन छोटे छोटे साधारण दिखने वाले जोड़ों को ठीक बनाए रखने में कितना कुछ दांव पर लगा होता है। हाँ बिल्कुल, ये उन अनगिनत जरूरी कामों में से एक है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे बड़े बड़े प्लांट्स को सुरक्षित और ठीक ढंग से चलाते रहते हैं। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, अगली बार जब आप कोई रिफाइनरी देखें या केमिकल प्लांट या पावर स्टेशन जैसा कोई बड़ा सा औद्योगिक ढांचा देखें तो एक पल रुक कर ये जरूर सोचिएगा कि उसके अंदर जो अनगिनत पाइप और उपकरण हैं, उनको जोड़ने वाले वो जो छोटे छोटे फ्लांज हैं, उनमें कितनी जटिलता, कितनी इंजीनियरिंग छिपी हुई है। और ये भी सोचिएगा कि क्या जो पारंपरिक तरीके आज इस्तेमाल हो रहे हैं टॉर्क वाले, क्या वो हमेशा काफी रहेंगे या फिर अल्ट्रासोनिक बोल्ट लोड मॉनिटरिंग जैसी जो नई तकनीकें आ रही हैं वो भविष्य में स्टैंडर्ड बन जाएंगी, खासकर बहुत क्रिटिकल जगहों के लिए। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। वर्तमान के जो आजमाए हुए तरीके हैं और भविष्य की जो तकनीकी संभावनाएं हैं, इनके बीच ये संतुलन कैसे बनेगा, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।